नमस्कार, न्यूज एट नाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका हुई पेश। कोर्ट ने कहा उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं। उप मुख्यमंत्री होते हैं सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में भाग लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती थे 19वीं सदी के महान धार्मिक सामाजिक सुधारक। 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना। और यूपीआई सेवाएं और रुपे कार्ड सेवाएं आज 2 विदेशी जगहों पर हुई लॉन्च। यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में हुई लॉन्च और रुपे कार्ड सेवाएं लॉन्च हुई केवल मॉरिशस में। चलिए खबरों पर विस्तार पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इस न्यूज बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं विस्तार से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर अपनी एक राय दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। चलिए खबर को पूरी तरह से समझते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पेश की गई थी। याचिकाकर्ता पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि जब संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई प्रावधान नहीं है तो ये पद समाप्त होने चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियां अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 15 के सिद्धांत के खिलाफ थीं। इसमें कहा गया है कि राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियां धर्म और सांप्रदायिक विचारों से प्रेरित होती हैं। इस याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने विचार किया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी तर्क दिया कि राज्यों के उप मुख्यमंत्री राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और राज्य सरकारों के मंत्री होते हैं और ऐसे किसी भी नामकरण से इनकी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खंडपीठ ने कहा कि उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में कोई नुकसान नहीं है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। उप मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति को किसी भी समय एक निर्धारित अवधि के भीतर विधायक बनना होता है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां संविधान का उल्लंघन नहीं करती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नियुक्त किए गए ये व्यक्ति अधिक वेतन नहीं लेते हैं और सरकार में किसी भी अन्य मंत्री की तरह ही होते हैं और हो सकता है कि वे दूसरों की तुलना में अधिक वरिष्ठ भी हों। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए यह याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सदस्य होते हैं। उनका कोई संवैधानिक कार्यकाल नहीं होता है। इनके पास कोई भी विशिष्ट शक्तियां नहीं होती हैं। एक उप मुख्यमंत्री आमतौर पर गृह मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में एक कैबिनेट पोर्टफोलियो रखता है। आपको बता दें कि सरकार की संसदीय प्रणाली में मुख्यमंत्री को कैबिनेट के समानों के बीच पहला माना जाता है, जबकि उप मुख्यमंत्री की स्थिति का उपयोग गठबंधन सरकार के भीतर राजनीतिक स्थिरता और ताकत लाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोरबी जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म स्थान टंकारा में उपस्थित हुई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 19वीं सदी में देश को सामाजिक न्याय और आधुनिकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन समाज से कुरीतियों और अंधविश्वासों को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा और महिलाओं तथा उनके सशक्तिकरण के लिए उनकी वकालत का परिणाम आज महिलाओं की प्रगति के रूप में सामने आया है। चलिए अब महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मकसद प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था।
बाद में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का मुख्यालय मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। दयानंद जी के विचार और चिंतन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में पब्लिश्ड हैं। दयानंद जाति रहित और वर्ग रहित समाज, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की परिकल्पना करते थे। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्म से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेषित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने इन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया था जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसे चीजों में विश्वास, जीव हत्या, पुरोहितों के श्राद्ध इत्यादि की कड़ी आलोचना की थी। इसी के साथ आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की थी। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। शिक्षा के क्षेत्र में समाज का मुख्य योगदान दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना थी। इस तरह का पहला स्कूल 1886 में लाहौर में खोला गया था। इस स्कूल में पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। हाल ही में खबर आई है कि भारत की यूपीआई सेवाएं और रुपे कार्ड सेवाएं आज 2 विदेशी जगहों में लॉन्च की गई हैं। दरअसल यूपीआई सेवाएं आज श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं केवल मॉरिशस में लॉन्च हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सेवाओं को लॉन्च किया। चलिए समझते हैं यूपीआई और रुपे कार्ड को। देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सब इसका यूज डेली बेसिस पर करते ही हैं। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था। यह एक भारतीय फास्ट पेमेंट सिस्टम है। यह यूजर को यूजर द्वारा ही बताए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए का उपयोग करके तुरंत 24 घंटे पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। उसका उपयोग मोबाइल पर 2 बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, लेकिन डिवाइस का मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर होना आवश्यक है। यूपीआई व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M दोनों पेमेंट्स का समर्थन करता है और यह यूजर को पैसे भेजने या प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। अब समझिए कि वीपीए क्या है। वीपीए एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इसको एक यूजर के द्वारा ही बनाया जाता है, जबकि पेमेंट करते समय बैंक खाते की डिजिटल लेन देन के बजाय इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब रुपे कार्ड की भी बात कर लेते हैं। ये भी भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम नेटवर्क है। इसका उपयोग क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस में किया जाता है। 2009 से 12 के विजन डॉक्यूमेंट में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वदेशी भुगतान प्रणाली की आवश्यकता के बारे में लिखा था। उस समय पूरे देश में अमेरिकी कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड ही कार्ड उपलब्ध कराते थे। इन दोनों कंपनियों ने पूरे भारत के बाजार पर कब्जा किया हुआ था। इसके अलावा यह अपनी सेवा प्रदान करने के लिए सदस्यता शुल्क लेने के साथ साथ हर लेन देन में कुछ प्रतिशत का शुल्क भी लेते थे। इस तरह से यह शुल्क का बोझ बैंकों को अपने ग्राहकों पर डालना पड़ जाता था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या यह उत्पन्न हुई थी कि गरीब और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए बैंक खाते कैसे खोले जाएं, क्योंकि उनके खातों के खुलने पर कार्ड या तो वीजा अथवा मास्टर कार्ड देना होगा और इस तरह से बैंक बिना शुल्क लिए ऐसी सुविधा प्रदान कर ही नहीं सकते थे। इसके साथ ही जब ग्राहक किसी दुकानदार या कंपनी से कुछ लेन देन करते हैं तो भी 2 से 3% तक शुल्क लग जाता है। इस कारण छोटे दुकानदार अथवा कंपनियां इस तरह के कार्ड सर्विस देना पसंद नहीं करते थे। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2009 में भारतीय बैंक संघ से गैर लाभकारी कंपनी शुरू करने और वीजा तथा मास्टर कार्ड की तरह घरेलू स्तर पर एक नई कार्ड डिजाइन करने को कहा था। इसकी योजना, कार्यावधि और लागू करने की प्रक्रिया पर साल भर कार्य करने के बाद इस कार्य का दायित्व एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को दिया गया था।
इस कार्ड को शुरू में इंडिया पे कहा जाता था, पर बाद में इसका नाम रुपे रखा गया था। एनपीसीआई ने इसे वीजा और मास्टर कार्ड के विकल्प के रूप में बनाया था। 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे भारत यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। एनपीसीआई ने रुपे सेवा को अप्रैल 2013 में ही शुरू कर दिया था, जबकि कार्ड भुगतान नेटवर्क को पूरी तरह से कार्य रूप देने में सामान्यतः 5 से 7 वर्ष लग गए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने नए इनोवेशन के लिए जानी जाती है। अगली खबर नासा के ऐसे ही एक अनोखे प्रयोग से रिलेटेड है। दरअसल नासा हमारे प्यारे चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर लगाना चाहती है और इस परियोजना ने अपना प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है। यह पहला चरण विखंडन रिएक्टर का डिजाइन तैयार करने से संबंधित है। देखिए, इस परियोजना का पहला चरण 2022 में शुरू हुआ था और इसमें रिएक्टरों के डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन भी शामिल थी। कंपनियों को यह ध्यान में रखकर डिजाइन बनानी थी कि रिएक्टर बिजली रूपांतरण, हीट रेजिस्टेंस, बिजली प्रबंधन और वितरण को समायोजित कर सके। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट नासा के आगामी आर्टेमिस कार्यक्रम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रोग्राम में नासा चांद पर मानव बस्तियां बनाना चाहती है और इसीलिए नासा भविष्य में मून स्टेशन या मानव बस्तियों को नॉन स्टॉप बिजली प्रदान करने के तरीके तैयार कर रही है। दरअसल ऐसे रिएक्टर बनाने के पीछे नासा का यह विजन है कि चांद पर एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बने जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कम से कम 1 दशक तक काम कर सके। और अगर यह डिजाइन चंद्रमा पर सफल रहा तो आने वाले दशकों में मंगल ग्रह पर भी इसी तरह के मार्स स्टेशन या बस्तियों को बिजली देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब मन में सवाल आता है कि नासा चांद के फ्यूचर मून स्टेशन या बस्तियों की बिजली जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा की तरफ अपना फोकस क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर जीवन रहने और फलने फूलने में कई प्रमुख चुनौतियां हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है एक स्थायी ऊर्जा स्रोत का होना। निस्संदेह सौर ऊर्जा एक विश्वसनीय विकल्प है, लेकिन यह वहां है जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में और हर समय उपलब्ध हो। आपको ये पता होना चाहिए कि चांद में 14 पृथ्वी दिवस की एक लंबी रात होती है। रात के दौरान लंबे समय तक अंधेरा रहने के कारण सौर ऊर्जा लगातार बिजली उत्पादन के लिए अप्रभावी हो जाती है और इसी समस्या के समाधान के लिए विखंडन रिएक्टरों को एक व्यावहारिक समाधान के रूप में पेश किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के विपरीत परमाणु रिएक्टर सूरज की रोशनी की उपलब्धता की परवाह किए बिना निरंतर चल सकते हैं और बिजली पैदा कर सकते हैं। इसलिए चंद्रमा पर दीर्घकालिक अन्वेषण और विज्ञान प्रयासों के लिए एक परमाणु रिएक्टर एक अच्छा और सक्षम विकल्प है। एक और खास बात यह है कि इन परमाणु रिएक्टरों को रणनीतिक रूप से उन क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है जहां सूरज की रोशनी कम या अनुपस्थित है, जैसे कि लंबे समय तक छाया या क्रेटर की छाया में आने वाले क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छाया या क्रेटर की छाया में आने वाले स्थान के आसपास अक्सर बर्फ के भंडार देखे गए हैं। ये बर्फ के भंडार जीवन को बनाए रखने और अन्वेषण की सुविधा के लिए अतिरिक्त संसाधन प्रदान करते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है रैपिड न्यूज पर नजर डालने का। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करने के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के साथ समझौता किया है। इस समझौते से 1.5 लाख से अधिक स्कूलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बीते दिनों फुटबॉल फॉर स्कूल F4S कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल वितरित की थी। इस कार्यक्रम का मकसद फुटबॉल के माध्यम से खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं को शामिल करने के लिए तैयार हो गई है। इसके तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य उपचार के लिए मुफ्त कवर मिल सकेगा। फैसले की घोषणा होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को अब तक 23 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के आधार डिटेल्स प्राप्त हो गए हैं। अतिरिक्त जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि हाल ही में जारी अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस वर्ग को आयुष्मान योजना के तहत शामिल करने का निर्णय किया था। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब और कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज हिलेरी चार्ल्सवर्थ सुर्खियों में हैं। हिलेरी चार्ल्सवर्थ फिलहाल अपने भारत के दौरे पर आई हैं। वे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल हुई और उन्होंने न्यायिक कार्यवाही देखी।
हाल ही में हिलेरी चार्ल्सवर्थ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अ लीगल फोरम इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विषय पर वार्षिक आख्यान दिया था। आपको बता दें कि हिलेरी चार्ल्सवर्थ एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय वकील हैं जो 5 नवंबर 2021 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की न्यायाधीश हैं। हाल ही में नासा की फ्लाइंग लेबोरेटरी DC-8 चर्चा में है। इस फ्लाइंग लेबोरेटरी ने पूरे एशिया में उड़ानों की एक श्रृंखला शुरू की है। इस लेबोरेटरी ने अपनी शुरुआत फिलीपींस से की। यह वायु प्रदूषण के पूर्वानुमान और उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण मॉडलों को बनाने के लिए तैयार की गई है, जिससे संभावित रूप से अधिक सटीक सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली तैयार हो सकेगी। यह लेबोरेटरी विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषण का प्रत्यक्ष माप प्रदान कर सकती है। यह एशिया AQ नाम की परियोजना के तहत काम कर रही है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले संभावित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875, 1876, 1877 या फिर 1874? अगला प्रश्न है, F4S प्रोग्राम का संबंध किससे है? स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने से, स्कूलों में पोषण से संबंधित, खाद्य सुरक्षा से, नवाचार और विकास से, या फिर इनमें में से कोई नहीं? आइए अब एक नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में पूछे गए प्रश्नों पर और जान लेते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था? 2015, 2016, 2013 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा में रहा PACE यानी पेस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, जाक्सा, इसरो या फिर ESA? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।